C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां देखो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स होते हैं। अब एक ऐसे किस्म के प्लांट्स हैं जिसमें ये लीफ है, और इस दूसरे किस्म के प्लांट में भी ये लीफ है। अब अगर हम इस लीफ को कैंची की जरिए काट दें और इस लीफ का हम क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर स्टडी करें, क्या चीज स्टडी करें? क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर स्टडी करें, तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पर जो सेल्स होगा तो एपिडर्मिस होगा। दूसरे नंबर पर जो सेल्स होगा तो वो होगा मेसोडर्मल सेल्स, तो मेसोफिल सेल्स। क्या होगा शाबाश? और तीसरे नंबर पर जो सेल होगा तो है वेस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम और फ्लूइयम। और यहां पर हमारे पास पहले नंबर पर जो सेल होगा तो वो है एपिडर्मल सेल्स। दूसरे नंबर पर मेसोफिल सेल है। तीसरे नंबर पर, यहां पर चौथे नंबर पर वेस्कुलर बंडल्स है। तीसरे नंबर पर मेसोफिल सेल और वेस्कुलर बंडल्स, इसके दरमियान, वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान के साथ कनेक्टेड सेल्स है, उसको हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें मेसोफिल सेल और वेस्कुलर बंडल्स के साथ ग्रुप शक्ल में सेल्स होते हैं, शीथ जिसको हम कहते हैं, तो ऐसे प्लांट की लीव्स को हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिसके लीव्स में बंडल शीथ सेल्स नहीं होती तो उसको नॉर्मल एनाटॉमी कहते हैं। तो वो प्लांट्स जिसकी लीव्स में एपिडर्मल सेल, मेसोफिल सेल और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स नहीं होते,
तो ऐसे प्लांट्स में जो एनाटॉमी ऑफ द लीव्स होता है, लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिसकी लीफ के इंटरनल पार्ट में मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल के दरमियान बंडल शीथ सेल्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्रेन्स एनाटॉमी वाले प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स कहते हैं और नॉर्मल एनाटॉमी वाले प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं। तो C3 प्लांट्स है और C4 प्लांट्स है। C3 प्लांट्स में C3 पाथवे होता है और C3 पाथवे ये नॉर्मल डार्क रिएक्शन को कहते हैं। ये नॉर्मल डार्क रिएक्शन को कहते हैं C3 पाथवे। और C4 प्लांट्स में C4 पाथवे होता है और C4 पाथवे ये असल में मॉडिफाइड डार्क रिएक्शन को कहते हैं। तो चलिए, डार्क रिएक्शन तो आप लोगों ने स्टडी किया है, मॉडिफाइड डार्क रिएक्शन डिस्कस करते हैं। C4 प्लांट से और इसमें जो डार्क रिएक्शन होता है उसको C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और C4 फोटोसिंथेसिस में मॉडिफाइड डार्क रिएक्शन होगा। किस तरह, यहां देखो, यहां पर एक सेल होता है और इस सेल को हम मेसोफिल सेल कहते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेसोफिल सेल C3 और C4 प्लांट्स में होते हैं, लेकिन C4 प्लांट्स में मेसोफिल सेल के बाद बंडल शीथ सेल्स आता है। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स में फास्फोइनोल पायरोवेट होता है जो कि 3 कार्बन शुगर है। इसके साथ CO2 मिल जाता है, बाहर से आता है। तो ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है PEP। को PEP ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड से को ले लो, पिप को। तो इससे एक मॉलिक्यूल बनाता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको ऑक्सालो एसीटेट कहते हैं। इससे क्या चीज बनता है? ऑक्सालो एसीटेट। ये जो ऑक्सालो एसीटेट है ये एंजाइम कन्वर्ट करता है इसको मेलेट में, और मेलेट भी 4 कार्बन शुगर है। ये मेलेट ट्रांसलोकेटर के जरिए ये मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में चला जाता है, जहां पर मेलेट कन्वर्ट होता है, उससे बन जाता है पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड 3 कार्बन शुगर है और उससे बन जाता है CO2। CO2 में 1 कार्बन है। मेलेट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है ये बंडल शीथ सेल में डिसोसिएट होकर 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरोविक एसिड और 1 कार्बन मॉलिक्यूल CO2 बनाता है और बंडल शीथ सेल में RUBP होता है।
RUBP हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, तो RUBP और CO2 ये कंटिन्यू करता है डार्क रिएक्शन को। ये डार्क रिएक्शन को क्या काम करता है, इसको कंटिन्यू करता है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ट्रांसलोकेटर के जरिए ये बंडल शीट सेल से किधर आ जाता है, दोबारा आ जाता है मेसोपेल सेल में। तब ये 3 कार्बन शुगर है और ये आइसोमेरेज एंजाइम इससे फास्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। तो फास्फोइनोल पायरुवेट अगेन एक कार्बनिक साइड के साथ मिलकर 4 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका नाम ऑक्सैलोएसीटेट है, वो फिर मेलेट में कन्वर्ट होगा, मेलेट बंडल शीट सेल में जाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। तो इस तरह, तो यहां पर अगर आप लोग देख ले तो ये C4 फोटोसिंथेसिस है। C4 फोटोसिंथेसिस और C3 फोटोसिंथेसिस में फर्क ये है, C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है, वो मेसोफिल सेल में होता है, और इसमें किस में होता है, शाबाश, इसमें बंडल शीट सेल्स में होता है। तो अब मैं नॉर्मल डिफरेंस स्टडी करूंगा। इस तरह मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहां मैं डिफरेंस में C3 प्लांट्स लिखूंगा और यहां मैंने डिफरेंस में C4 प्लांट्स लिखा है। डिफरेंस में ये है कि दुनिया में 95% जो प्लांट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स होते, C3 प्लांट्स होते हैं, और दुनिया में जो 5% प्लांट्स है वो C3 प्लांट्स है। C3 प्लांट्स में लीव्स में नॉर्मल एनाटॉमी होता है, और जो C4 प्लांट्स है तो इसके लीव्स में क्रेन्स एनाटॉमी होता है, और क्रेन्स एनाटॉमी अभी अभी मैंने तो समझाया है। इसमें जो डार्क रिएक्शन है ये मेसोफिल सेल में होता है। और यहां पर जो डार्क रिएक्शन है वो बंडल शीट सेल में होता है। अब यहां पर जो हमारे पास डार्क रिएक्शन है तो ये RUBP और CO2, RUBP में 5 कार्बन है, CO2 में 1 कार्बन है, तो ये हेक्सोज बाइफास्फेट बनाता है जो कि 6 कार्बन है, और ये कन्वर्ट होता है, बनाता है PGA
और पीजीए में 3 कार्बन है और इस पीजीए में भी 3 कार्बन है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारे पास पीजीए है। और यहां पर क्या है, पीईपी है, उसके साथ CO2 मिला है, ऑक्सालो एसीटेट बना है, ऑक्सालो एसीटेट से मेलेट बना है और फिर मेलेट से पायरुविक एसिड बना है और CO2 बना है, जो अगेन RUBP के साथ डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, पीईपी 3 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, ऑक्सालो एसीटेट है। यहां पर पहले प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, ये RUBP है। और यहां पर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, ये PEP है इन मेसोफिल सेल, और फिर सेकेंडरी जो CO2 एक्सेप्टर है तो वो RUBP है। और यहां पर सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर नहीं है, नॉट एग्जिस्ट्स। यहां पर रोबिस्को एंजाइम इस्तेमाल होता है, और यहां पर क्या चीज है, पिपको एंजाइम मेसोफिल सेल में होता है और रोबिस्को एंजाइम ये बंडल शीथ सेल में होता है, इज यूज्ड। यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लो है, और यहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फास्ट। तो ये हमारे पास C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स होते हैं। C3 प्लांट्स हीटेड नॉर्मल एरिया में होते हैं और C4 प्लांट ज्यादा हीटेड एरियाज में होते हैं। शुगर केन मेज वगैरह ये C4 प्लांट्स के एग्जांपल्स है।
ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक की रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है तो जी इफ़ा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं कह रही थी ना कि आप हमें प्रोटेस्ट और फंजाई वाला चैप्टर स्टार्ट कर लें। कौन सा चैप्टर? सर प्रोटेस्ट और फंजाई। क्यों ये वाले नहीं पढ़ने हैं? सर नहीं सर, ये थोड़ा आसान है ना, वो बहुत मुश्किल है, तो पहले वो हो जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है अभी मैं स्टूडेंट से राय लेता हूँ। ठीक है सर, आप उनसे भी पूछ लें। ठीक है, बस सब स्टूडेंट से राय लूंगा। जो लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट एंड फंजाई शुरू करो, रेस एंड अगर ज्यादा आ गया तो डायरेक्ट वो शुरू करूंगा। ठीक है जी सर थैंक यू जी। हुस्ना जी। हुस्ना जी। सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन जरा पिछले टॉपिक से है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एमसीक्यू आया था कि ये NADH हाइड्रोजिनेज और साइटोक्रोम PC और ANA3 और ये ATP सिंथेज, इसमें कौन सा प्रोटॉन पंप नहीं है? ये तो मैंने आपको बताया था ना, ये तो मैंने आपको बताया था। आप क्यों कंफ्यूज हो इस पर? सर वो ये तीनों नहीं है, ये कैरियर्स है, ये तीनों कैरियर्स है। सर ये अभी पिछले संडे टेस्ट था कि पता नहीं क्या था, उसमें ये एमसीक्यू आया था, उसमें ये मुझे सुनो, आप लोगों ने ये एमसीक्यूज पास्ट पेपर में देखा होगा, पास्ट पेपर में, और पास्ट पेपर में 2005 से एमसीक्यूज दी गए हैं। तो 2005 टू 2008 एक किस्म की बुक्स थी, 8 से लेकर 12 तक दूसरी किस्म की बुक थी, 12 से लेकर 15 तक तीसरी किस्म की बुक थी, और 15 के ऑनवर्ड जो आप लोग कोर्स स्टडी कर रहे हो वो ये है। तो ये लीगली आपके कोर्स में नहीं है ये एमसीक्यूज, लेकिन जो प्रोटॉन पंप है वो इन तीनों में से एक भी नहीं है। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आपके पास जो मेन डिहाइड्रोजिनेसिस है, डिहाइड्रोजिनेसिस, फॉर एग्जांपल हमारे पास है NAD डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, इसके बाद है हमारे पास साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स, इसके बाद है हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों ये कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को कैरियर करते हैं। हाल बता इनसे हाइड्रोजन पास हो सकता है और आ भी सकता है, मतलब इससे हाइड्रोजन जा सकता है इनटू इनर मेम्ब्रेन स्पेस और वापस आ सकता है इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन के लिए अपना चैनल मौजूद होगा, तो अपना रोटर मौजूद होगा, उसको हाइड्रोजन रोटर कहते हैं। लेकिन सर ये पंप की बात बुक में स्टेटमेंट है ना कि ड्यूरिंग द आपकी आवाज बिल्कुल स्लो है, आपकी आवाज बिल्कुल स्लो है। मेरा क्वेश्चन मतलब बुक में ये लिखा है ना, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्टेन कैरियर्स ऑफ द सिस्टम पंप हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इन्होंने पंप का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से मैं पूछ रही। तो पंप ये तो शागिर्दे दा होता तमा कदीने वो शागिर्दान ने दी वेली होता हुई दी करना। ये तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 में भी समझाया है कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या हर एक मेम्ब्रेन में दो किस्म के दरवाजे होते हैं, उसको हम चैनल कहते हैं। चैनल अगर एक कॉमन दरवाजा है तो उसको हम गेट कहते हैं, और स्पेशल दरवाजा है तो उसको हम पंप कहते हैं। एक ऐसा दरवाजा जिसपे सिर्फ कैल्शियम इन आउट कर सकता है तो कैल्शियम पंप, एक ऐसा दरवाजा जिसपे कैल्शियम भी जाता है सोडियम भी जाता है तो कैल्शियम गेट सोडियम गेट वगैरह होता है। तो वो रूटर जिसपे हाइड्रोजन मूव कर सकता है तो उसको हाइड्रोजन पंप कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक रास्ता होगा। अच्छा, और सर लास्ट क्वेश्चन ये कि बुक में लिखा है क्लोरोफिल ए नहीं है, ये तमाम प्लांट्स में मौजूद होता है लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होगा ना, चैप्टर 4 में। फिर चैप्टर 6 में सर लिखते हैं कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो सर ये करेक्ट क्या है?
The structure of chlorophyll A closely resembles to that of bacteria. Bacteriophil and chlorophyll, these are closely related to one another. The difference is कि bacteriophil में 35 कार्बन्स होते हैं और chlorophyll A में 55 कार्बन्स होते हैं. तो हम क्या कंसिडर करें सर? जी, तो हम क्या कहें सर कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है या नहीं? बस बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफिल को हम क्लोरोफिल ए कहते हैं. जिस तरह बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं है और हम बैक्टीरिया की डीएनए को क्रोमोसोम कहते हैं. जी सही है सर, थैंक यू. अब समझ में आ गया. अच्छा, एक स्टूडेंट इफ़ा ने रिक्वेस्ट की कि चैप्टर 7 शुरू करो. कौन कौन एग्री है? प्लीज रेज योर हैंड. शाबाश. कौन कौन एग्री है? शाबाश. शाबाश शाबाश. अच्छा, बस